तो अब हम लोग देखते हैं यहां पर यूट्रस में होने वाले चेंजेस को। जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस में किस तरीके के चेंजेस होंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हमने पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हमने ड्यूरेशन तय किया है वो है 28 डेज का। इसमें हमने आपको बताया है कि मिड में 14 डेज पर ओवुलेशन होगा और ओवुलेशन से पहले क्या क्या घटनाएं घटती हैं उसको देखते हैं। ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला मेंस्ट्रुअल फेज जिसमें ब्लीडिंग होती है। एक्चुअली जो फीमेल में पहले दिन की ब्लीडिंग होती है वहां से हम साइकिल का पहला दिन काउंट करते हैं। बात आप अच्छी तरीके से समझ लें, ये जो ब्लीडिंग हो रही है ये अगले 3 से 5 दिनों तक होगी, लेकिन ये जो ब्लीडिंग होती है ये पिछली साइकिल के दौरान जो इंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है और जो उसके ब्लड वेसल्स होते हैं वही टूटते हैं जो अगले साइकिल के ब्लीडिंग के दौरान रिलीज होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये ब्लीडिंग क्यों होता है? ब्लीडिंग इसलिए होता है क्योंकि पिछले साइकिल में यूट्राइन जो एंडोमेट्रियम होती है वो थिक हो चुकी होती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से वो जो थिकनेस है इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो टूटने लगते हैं और ये जो यूट्राइन जो वॉल है, इंडोमेट्रियल वॉल है, वो टूट करके रिलीज होती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। ये होता क्यों है? ये अचानक ब्लीडिंग क्यों स्टार्ट होती है? प्रोजेस्टेरॉन के लो लेवल की वजह से होती है। प्रोजेस्टेरॉन के लो लेवल की वजह से होती है। इसके बाद 5वें दिन के बाद 3 से 5 दिन तक ये चलता है। उसके बाद फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट होता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जहां इसके 2 नाम इसलिए रखे गए हैं क्योंकि फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल्स डेवलप हो रहा है ओवरी में। वह ओवरी में होने वाला फॉलिकल्स का डेवलपमेंट एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगा और अल्टीमेटली वो सारी चीजें ओवरी में तो चल ही रही हैं और उसका एक साइड बाय साइड यहां पर इफेक्ट ये मिलता है कि यूट्राइन इंडोमेट्रियम अब नए सिरे से प्रोलिफरेट करने लगती है। तो यहां फॉलिकुलर फेज भी इसी का नाम है, इसका नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। दोनों नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि जहां फॉलिकुलर फेज में ये फॉलिकल्स को डेवलप कर रहा है इसलिए इसका नाम फॉलिकुलर फेज रखा गया। यूट्राइन इंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रही है इसलिए इसका नाम प्रोलिफरेटिव फेज रखा गया। तो फॉलिकल्स फॉलिकुलर, प्रोलिफरेट कर रहा है प्रोलिफरेटिव। अब यहां पर आप देखेंगे जो ब्लड वेसल्स हैं, यूट्राइन इंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स अब धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर रही हैं। आप देखें यहां पर धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करती हैं। 14 डेज पर ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन के बाद हम जानते हैं, ओवुलेशन के बाद अब यहां पर एक बार फिर से आप ऊपर इसको फोकस करें तो ओवुलेशन के बाद आप देखते हैं 14 डेज के बाद कार्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। जो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स होती है वो कार्पस ल्यूटियम के रूप में डेवलप हो चुकी हैं और ये प्रोजेस्टेरॉन, यहां प्लीज फोकस करें आप तो देखेंगे, समझ पाएंगे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन इस कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा? कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है और ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है ये यूट्राइन वॉल, ये जो इंडोमेट्रियम की जो वॉल है, यूट्राइन इंडोमेट्रियल वॉल की थिकनेस को आगे और प्रोलिफरेट कराती जाती हैं। यहां पर देख रहे हैं ब्लड वेसल्स भी लगातार डेवलप करते जाते हैं। ये लगातार थिकनेस बढ़ता जाता है। 14 डेज के दौरान जो फेज है ओवुलेशन का, इसलिए हम इसको कहते हैं ओवुलेशन फेज। इसके बाद कार्पस ल्यूटियम इस पूरे आगे के स्टेज को गवर्न करता है, इसलिए आगे के फेजेस को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। और एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में 28 टू 29 डेज के बाद क्या होगा? अचानक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा और ये जो थिकनेस है, चूंकि फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाया है इसलिए अचानक इसकी थिकनेस खत्म हो जाएगी। ये ब्लड वेसल्स टूटने लगते हैं और मेंस्ट्रुअल ब्लीड अगले साइकिल में शुरू हो जाती है। तो ये अगले साइकिल में ब्लीड जो शुरू होती है वो एक्चुअली पिछले साइकिल की यूट्राइन इंडोमेट्रियल की थिकनिंग की वजह से होती है। तो ये बात हम लोगों ने देखा। हमने इसमें समझने की कोशिश किया है कि एक्चुअल में पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरी में क्या इवेंट्स होते हैं और यूट्रस में क्या इवेंट्स होते हैं। इन दोनों ही चीजों को हम लोगों ने रिलेट करके समझने की कोशिश किया है। यहां पर हम बात और आगे करें और आगे समझने की कोशिश करें तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। एक जनरल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन माना गया है, एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल
डे 1 से डे 28 तक का होता है। इसमें मिड में यहां फोकस करें आप, मिड में ओवुलेशन होता है। यह बात हमने आपको बताया। 14 डेज पर मेंस्ट्रुअल जो साइकिल के 14 डेज पर ओवुलेशन होता है। और मैंने एक बात और आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट टर्न पे कि जो रिलीज होने वाला जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, ये अगले 24 टू 48 आवर्स, यानी 24 टू 48 आवर्स तक, मैक्सिमम 48 आवर्स तक, हालांकि 24 आवर्स में ही ये खत्म हो जाते हैं। तो नॉर्मल तौर पर ये क्या होगा, 24 आवर्स में ही डैमेज हो जाते हैं, या मैक्सिमम इसका एज होता है जो रिलीज होने वाला एग है, इसका नॉर्मल जो ड्यूरेशन होगा जब तक ये अलाइव रहेगा वो 24 टू 48 आवर्स रहता है। इन जनरल ये रेंज बताई जाती है, लेकिन वो 24 आवर्स के बाद ही डैमेज हो जाता है। यानी इसकी जो जीवन है रिलीज होने के बाद, इसकी लाइफ केवल 24 आवर्स की होती है। रेंज बताई जाती है 24 आवर टू 48 आवर्स। तो ये क्या होगा, अगले 14 दिन से लेकर के 15 और 16वें दिन तक, यानी अगले 1 और 2 दिन और आगे तक ये रिलीज होने वाला एग अलाइव रहेगा। उसके बाद ये डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, एग जीवित नहीं रहेगा। तो ये जो रिलीज होने वाला एग था ये समाप्त हो जाएगा 15 डेज पर। इसके बाद क्या होगा, ये कार्पस ल्यूटियम बन चुका है, वो बात तो अलग है, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन का जो प्राइम साइट था, जो जरूरी चीज थी, वो था सेकेंडरी oocyte या एग था या ओवम था, वो अब खत्म हो चुका है। यानी अगर सेक्स हो 15 डेज के बाद तो क्या स्पर्म को ओवम मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर इस मेल गैमेट को फीमेल गैमेट मिलेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मर चुका है। अगर 16th डे पर अगर सेक्स होगा तो उस समय तक, अगर बीच में अगले 14 डेज पर अगर सेक्स हुआ तब तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, 15 डेज पर सेक्स हुआ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और एम्ब्रियो के बनने के चांसेस होंगे। लेकिन क्या 13 डेज पर क्या सेक्स होने पर क्या फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी ओवरी से रिलीज ही नहीं हुआ है, इसलिए इधर भी सेक्स करने पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्या 16th डे पर सेक्स करने पर क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एग मर चुका है, ओवम नहीं है, समाप्त हो चुका है, और ये जो स्पर्म है वो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो आगे भी अब सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो ये चीजें ये बताते हैं कि बीच के इन्हीं 24 टू 48 आवर्स में सेक्स होने पर ही फर्टिलाइजेशन की गुंजाइश बनती है। लेकिन आपको समझना होगा कि हमने आइडियल एक साइकिल बताई 28 डेज की। जब आगे आप पढ़ेंगे, आगे आप देखेंगे कि साइकिल का ड्यूरेशन कई बार कुछ फीमेल में पहले ही आ जाता है, 25 डेज पर ही आ जाता है, उसकी साइकिल 25 डेज की होती है। कई बार ये एक्सटेंड कर जाता है, कई बार स्ट्रेस की वजह से, न्यूट्रिशन प्रॉपर न लेने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सटेंड कर जाता है, 35 डेज का हो जाता है। तो इस दौरान आप कह नहीं सकते कि किस डेज पर ओवुलेशन हुआ है। बात समझ रहे हैं? 28 डेज पर, 25 डेज का अगर साइकिल चल रहा है तो फिर तो 28 डेज वाला मामला नहीं चल पाया ना। हमने जो बात बताया 14 डेज 15 डेज, वो 28 डेज के अकॉर्डिंग बताया। अगर साइकिल 25 डेज की हो गई, फिर अगर साइकिल 35 डेज की हो गई, तब आप फर्टिलाइजेशन का डेट कौन सा मानेंगे? यही वजह है कि आप बहुत क्लियर कट नहीं कर सकते हैं कि वो साइकिल आइडियली 28 डेज की ही चल रही है। कई मामलों में घट और बढ़ सकती है। तो यहां पर एक स्पेशल जानकारी देता हूं कि ओवुलेशन के बाद का जो ड्यूरेशन होता है, ओवुलेशन के बाद का डेट, एक बात याद रखिएगा, ओवुलेशन के बाद का डेट हमेशा फिक्स होता है। ओवुलेशन के बाद हमेशा जो टाइम ड्यूरेशन होता है 14 डेज का होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 28 डेज के साइकिल में ये ड्यूरेशन फिक्स होता है, तो ओवुलेशन से पहले का ड्यूरेशन कितना होगा? 14 डेज का। अगर मैं कहूं कि ये साइकिल ओवरऑल 28 डेज की बजाय 26 डेज की चलेगी, तो मैंने आपको बताया था कि ओवुलेशन के बाद का जो फेज है, जो ल्यूटियल फेज है, ओवुलेशन के बाद का जो फेज है ल्यूटियल फेज, वो हमेशा 14 डेज का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ओवुलेशन से पहले का जो फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है, वो केवल 12 डेज का रह जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहीं पर केवल आप फोकस करें। जब 28 डेज का था तो मैंने आपसे कहा था कि इधर 14 ये तो फिक्स है, इधर का 14 ही होगा। अगर ये 26 है तो इधर का 14 फिक्स है। ओवुलेशन के बाद का फेज ये 12 डेज का हो जाएगा। अगर ये 35 का हो गया तो ये इधर आगे का फेज कितने का हो जाएगा? ये फिक्स रहेगा अभी भी 14 डेज। ये कितने का रहेगा? ये कितने का रहेगा आप बताएं?
तो ये रहेगा 21 डेज का। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि यहां पर अगर 28 डेज का है तो ओवुलेशन 14 डेज पर हुआ होगा, 26 डेज के साइकिल में ओवुलेशन 12th डेज पर हुआ होगा, 35 डेज के साइकिल में ओवुलेशन 21 डेज पर होता है। तो ये ड्यूरेशन बड़ा फिक्स होता है। अब हमने इस तरीके से पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को अलग अलग एस्पेक्ट पर समझने की कोशिश की है। अब उन्हीं सारी चीजों को हम लेकर के एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, सारी चीजों को समराइज कर लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है और पहला जो ड्यूरेशन होता है, जो पहली बार जो स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो पहली ब्लीड होती है उसको मेनार्की कहते हैं, और लास्ट जो होता है उसे मेनोपॉज कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल आमतौर पर 28 से 29 डेज का होता है और इसमें इस साइकिल की शुरुआत मेंस्ट्रुअल ब्लीड से होती है जो 3 से 5 दिनों तक होती है। मैंने आपको बताया कि एज ए मेडिकल स्टूडेंट बाद में डॉक्टर्स के रूप में आपको पता करना होता है कि ब्लीडिंग कितने दिनों की हो रही है, ब्लीडिंग के दौरान फीमेल का ब्लीडिंग फ्लो कितना है, इसके आधार पर बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लगाया जाता है। खैर, वो इसलिए बताया ताकि आपको आगे इंटरेस्ट बना रहे मेडिकल साइंस में। लेकिन साइकिल की शुरुआत इस ब्लीडिंग से होती है जो अगले 3 से 5 दिनों तक चलती है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है फॉलिकुलर फेज। इस फॉलिकुलर फेज में हम देखते हैं कि ओवरी के भीतर प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल तक डेवलपमेंट चलता रहता है। और इस दौरान हम देख रहे थे साइकिल की शुरुआत में यूट्राइन जो एंडोमेट्रियम है वो टूट करके फ्लो कर रही थी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा था। वहीं फॉलिकुलर फेज में, ये तो पहला फेज था, ये दूसरे फेज में रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम रीजनरेट करता है। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस दौरान इसको कवर करने के लिए, इसको प्रॉपर गाइड करने के लिए 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं ओवरी और पिट्यूटरी से। दोनों साइड से यहां पर हार्मोन्स निकलते हैं जो इस प्रॉपर डेवलपमेंट को कराते हैं। इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जहां सीधे तरीके से काम करते हैं ओवरी पर, और उसके बाद ओवरी रिलीज करता है एस्ट्रोजन जो कि एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को कराता रहता है। फिर हमने आपसे बात किया था कि आगे के फेज में मिड ऑफ द साइकिल में, एक सामान्य तौर पर मिड ऑफ द साइकिल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने पीक तक पहुंचते हैं और उसके बाद 14th डेज पर, अगर 28 डेज की साइकिल है तो 14 डेज पर क्या होता है, ओवुलेशन स्टार्ट होता है जिसको ओवुलेटरी फेज कहते हैं। इस दौरान ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाता है और इसके बाद का जो फेज होता है वो होता है ल्यूटियल फेज। कौन सा फेज होता है, ल्यूटियल फेज। तो हमने ये तीसरा फेज है, ये चौथा फेज है। इसके पहले दूसरा फेज हमने पढ़ा था प्रोलिफरेटिव फेज, है ना, और इसके पहले पहला फेज कौन सा था, मेंस्ट्रुअल फेज, है ना, मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज, फिर यूट्राइन वॉल की प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेटिव फेज, ओवुलेशन, ओवुलेटरी फेज, फिर ल्यूटियल फेज। इस दौरान क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेन्स है वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है और ये प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन भी कुछ मात्रा में रिलीज करता रहता है जिससे एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस बनी रहती है। अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करने लगता है बाद में और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अचानक फॉल होता है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट करती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। तो ये पूरी की पूरी एक साइकिल हम लोगों ने पढ़ा और देखा कि हर महीने एक प्राइमरी फॉलिकल से ये साइकिल स्टार्ट होते हुए ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंचती है और ग्राफियन फॉलिकल से फिर ओवुलेशन होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, वो डिसइंटीग्रेट करता है। अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, वरना ये हर महीने 28 डेज, इन जनरल मैं बात कर रहा हूं, 28 डेज की साइकिल चलती रहती है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में।